जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आपके लिए जो है लुसेंट के जो प्रश्न हैं एग्जाम में बनते हैं उसी से रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो कुछ इसमें हम लोग ट्रिक से संबंधित प्रश्न देखेंगे। ट्रिक कैसा कैसा है, हर एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न यहाँ से। तो बहुत बेसिक से आप लोगों के लिए लाए हैं, ट्रिक भी होंगे इसमें, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी होंगे जो हर एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और आप लोग इस वीडियो को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लुसेंट जीके जीएस हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने लिए हैं ये सारे प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ से देख लीजिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो पाकिस्तान से सटे भारत के जो राज्य हैं उनको हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। किसकी सहायता से याद करेंगे? तो ट्रिक की सहायता से याद करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे याद करना होगा तो हम लोग ट्रिक देखेंगे। तो पंगु राज, कौन सा ट्रिक हो जाएगा? पंगु राज। प से पंजाब हो जाएगा। इसके बाद ग से गुजरात, र से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर। तो ये जो जितने भी राज्य आप लोगों को बताए हैं ये पाकिस्तान से सटे हुए राज्य हैं। याद हो जाएगा? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर हम लोग दूसरे पे, यहाँ पे देख लीजिए। जो ट्रिक नंबर दूसरा है जो हम लोग का, वह है ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड। ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनको हम लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं, ये हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रिक दिया गया है देख सकते हैं कि मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस। मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस, तो मी से क्या होगा? तो मी से यानी याद कीजिएगा मीथेन हो जाएगा। मी से क्या होगा? तो मीथेन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मी से तो पता चल गया। अगर नी से बात करेंगे तो न, यहाँ पे जो न है इससे हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इससे क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ये समझ गया? अब का प्रयोग आया, का से याद कीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देख सकते हैं क से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो मी से मीथेन याद कीजिएगा, न से नाइट्रस ऑक्साइड याद कीजिएगा, क से कार्बन डाइऑक्साइड याद कीजिएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो जलवा दिया गया था, जलवा यानी आप लोग याद कीजिएगा उसका जलवाष्प हो जाएगा, और यो से योनी याद कीजिएगा योजोन हो जाएगा। तो ये जो आप लोगों को पांचों बताए हैं, पांचों ये ग्रीन हाउस के तत्व माने जाते हैं। 5 तत्व जो आप लोग को बताएं ये ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। ओजोन याद कीजिएगा, जल वाष्प हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा और मीथेन याद हो जाएगा। तो बहुत बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। क्लियर है? चलेंगे प्रश्न आगे, हम लोग देखेंगे ट्रिक नंबर तीसरे को। यहाँ पे जो ट्रिक नंबर तीसरा है कि आकार और गहराई से महासागरों को याद करने के लिए कौन सा ट्रिक हो जाएगा? आकार का भी जो कह सकते हैं, जो महासागर होते हैं उनका आकार कितना है और कितना गहराई है, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पैसा, ट्रिक जो हो जाएगा हम लोग का पैसा, PAISA, पैसा जरूर आप लोग याद कीजिएगा। पैसा तो सब लोग जानते हैं। तो P से पैसा मतलब P से याद करिएगा पैसिफिक ओशियन, P से पैसिफिक ओशियन, A से अटलांटिक ओशियन, I से इंडियन ओशियन, A से साउथर्न एशियन और A से याद कीजिएगा अरबिक ओशियन। तो ये सारे चीज आप लोगों को याद करना होगा। आकार और गहराई, ये जो महासागर है इनको आप लोग लाइन से याद कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इसका सीक्वेंस मीटर दिया गया है। अगर हम लोग देखेंगे तो 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मतलब 15 करोड़ 55 लाख, यहाँ पे इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। तो इस तरह आगे भी देख सकते हैं यहाँ पे 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 7 करोड़ 67 लाख 62 हजार हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्रश्न कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं। लेकिन अगर आप लोग ट्रिक वाला याद कर सकते हैं पैसा, तो ये सारे पूछे जाते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे हम लोग, ट्रिक नंबर देखेंगे चौथा। देखिए अच्छा सा ट्रिक ये है चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बहुत बार आए हैं। सिखों के जो 10 गुरु हैं उनको हम लोग किस तरीके से याद करेंगे। जो सिखों के 10 गुरु हैं उनको हम लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका ट्रिक लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है ट्रिक में कि नानक के अंग दान कर, नानक अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए। ये कह रहा है कैसे याद करेंगे कि जो नानक है अपना जो उनके पास अंग है, जो हम लोग के शरीर में अंग है उसको दान करके, किसको दान करके, तो अंग को दान करके वह अमर हो राम के पास चले गए। किसके पास, तो अमर हो राम के पास चले गए। लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। तो ये सिखों के 10 जो गुरु हैं उनको याद करने का ट्रिक है। नानक अंग दान कर अमर हो गए, राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद क्या बन गए, गोविंद बन गए। तो देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर गुरु नानक होंगे, गुरु अंगद देव, दूसरे नंबर पर गुरु अमरदास, चौथे नंबर पर गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हर गोविंद और 7 नंबर पर गुरु हर राय। इसके बाद देख लीजिए 8 नंबर पर जो गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर और 10 नंबर पर तो पता है गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। तो ये बहुत प्रश्न अच्छा सा यहाँ से बनता है कि सिखों के 10वें गुरु निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो सिखे के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, पहले नानक हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पहले नंबर पर गुरु नानक हो जाएंगे, ये याद कीजिएगा। और दूसरा नंबर पर अंगद को याद कीजिएगा, गुरु अंगद, और सबसे लास्ट में याद कीजिएगा उनको गुरु गोविंद सिंह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हर बार एग्जाम में जिक्र करता है, हमेशा पूछता रहता है। अगर बात करेंगे ट्रिक नंबर 5 की बात करते हैं, तो जो कोयला उत्पादक जो प्रमुख देश होते हैं उसको हम लोग किस तरीका से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक जो हो जाएगा हम लोग का कब हो जाएगा, कब के मतलब सी से चाइना हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ई से यूएसए और बी से भारत हो जाएगा। तो कब याद कीजिएगा, जो कोयला उत्पादक करने वाला जो सबसे प्रमुख है वह हो जाएगा चीन, यूएसए और भारत। यही तीनों जो देश हैं ये कोयला उत्पादक करते हैं। तो सबसे नंबर पर यह भी प्रश्न आता है कि सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग के दिमाग में तुरंत इसका उत्तर याद हो जाना चाहिए कि कोयला उत्पादक करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण देश जो हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, तो चाइना हो जाएगा। उसका नाम क्या होगा, चाइना हो जाएगा। इसके बाद यूएसए और इसके बाद भारत हो जाएगा अपना देश। आगे देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि राष्ट्रीय उद्यान और जीवमंडल और भारत का भंडार, ये तीनों चीज हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो यहाँ पे देखेंगे कैंप बेल खाड़ी हो जाएगा। कौन सा, तो कैंप बेल खाड़ी। यहाँ पे गैलाथिया होगा। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे चलेंगे तो महात्मा गांधी मैरीन, महात्मा गांधी मरीन, जिसे आज के डेट में वनडूर कहा जाता है। कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसे आज के डेट में महात्मा गांधी जो मरीन है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो वनडूर के नाम से जाना जाता है। समझ गए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मध्य बटन द्वीप हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा द्वीप हो जाएगा, तो मध्य बटन द्वीप हो जाएगा। यहाँ पे जो रेड कलर का जो साइन अप किया गया है, रेड कलर का जो किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किया गया है क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो माउंट हैरियट, जिसका नया नाम आज के समय में हो जाएगा माउंट मणिपुर हो जाएगा। तो नया नाम जरूर याद कीजिएगा क्योंकि माउंट हैरियट जो प्रश्न में आएगा, लेकिन अब जो प्रश्न बनेंगे ये नए नाम से रिलेटेड बनेंगे, माउंट मणिपुर हो जाएंगे। उत्तर बटन द्वीप यहाँ पे हो जाएगा, मध्य बटन द्वीप भी है और उत्तर बटन द्वीप भी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे रानी झांसी समुद्री हो जाएगा, यहाँ पे सैडल पीक, और इसके बाद देखेंगे साउथ बटन आइलैंड जो भारत का छोटा एनपी होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से भारत का छोटा एनपी कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग जरूर याद कीजिएगा, जरूर आपके दिमाग में तुरंत प्रश्न आ जाना चाहिए कि सर पढ़ाए थे साउथ बटन आइलैंड जो भारत का सबसे छोटा एनपी होता है। क्लियर है।
आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए आंध्र प्रदेश की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश में चलेंगे तो पॉपीकोडा, इसके बाद जो राजीव गांधी जिसको रामेश्वर के नाम से जाना जाता है, और जो श्री वेंकटेश्वर झील, यहाँ पे जो श्री वेंकटेश्वर झील जो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, समझ गए। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो मोलिंग और नमदफा, ये कहाँ पे हो जाएगा, मोलिंग और नमदफा, याद कीजिएगा। नमदफा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, मोलिंग कहा जाता है ये अरुणाचल प्रदेश में। असम की बात करते हैं तो असम अपने नाम से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक सींग वाले गेंडे के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो माना जाता है असम माना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे है, और काजीरंगा नेशनल पार्क में ही एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, समझ गए। डिब्रू सैखोवा यहीं पे हो जाएगा, और देहिंग पटकई यहीं पे है, कहाँ पे, देहिंग पटकई असम में, और डिब्रू सैखोवा ये असम में हो जाएगा। प्लस आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे जो मानस राष्ट्रीय नेशनल पार्क, नामोरी नेशनल पार्क, नारंगी और रायमोनस, ये सारे चीज याद कीजिएगा, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलेंगे हम लोग उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड की बात करेंगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पुराना नाम जो था इसका हैली और रामगंगा के नाम से जानते थे इसको, नेशनल पार्क को। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भी प्रश्न आता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में हो जाएगा। इस तरह तो अब प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन मिलान करने वाले से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। एक तरफ मिलान करने वाला, एक तरफ राज्य दे देगा, और एक तरफ जो है नेशनल पार्क दे देगा। आपको वहाँ पे सही तरीका से मिलान करना होगा, समझ गए। गंगोत्री और गोविंद ये भी याद कीजिएगा, कहाँ पे, तो उत्तराखंड में हो जाएगा। नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी, ये कहाँ पे हो जाएगा, नंदा देवी जो हो जाएगा ये भी उत्तराखंड। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी जो हो जाएगा ये कहाँ पे होगा, तो ये भी उत्तराखंड में हो जाएगा, समझ गए। आगे चलते हैं, पश्चिम बंगाल की तरफ हम लोग चलेंगे। पश्चिम बंगाल में देखेंगे बक्सा, गोरुमारा, जल्दापाड़ा, नेओरा घाटी और सिंघालीली, ये सारे चीज कहाँ पे हो जाएंगे, तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान में रखिएगा। सुंदरबन देख सकते हैं यहाँ पे, सुंदरबन जो है ये राय बंगाल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पे जो सुंदरबन है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसके लिए, चीता के लिए माना जाता है। किसके लिए, तो चीता के लिए माना जाता है। आगे हम लोग चलेंगे, विश्व के जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम और जो उनके मुख्यालय हैं उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो हो जाएगा, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो काहिरा हो जाएगा। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा हो जाएगा, याद करते चलिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरे नंबर देखिए। तीसरा जो है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका मुख्यालय बियाना हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे होगा दोस्तों, तो ये बियाना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का जो संगठन है जिसको ओपेक कहा जाता है, इसका मुख्यालय भी बियाना हो जाएगा। कहाँ पे, बियाना हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। इसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है इसकी भी जो मुख्यालय है बियाना हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय भी बियाना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय भी बियाना है। आगे देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन है FAQ, इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो इसका मुख्यालय रोम होगा। सार्क का मुख्यालय 7 नंबर देखेंगे, सार्क का मुख्यालय, इसका मुख्यालय काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, काठमांडू। इसके बाद क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पे है, तो लक्जमबर्ग हो जाएगा। लक्जमबर्ग जो है ये यूरोपीय संसद का मुख्यालय है। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, केवल जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड
एजुकेशन फंड, इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो द हेग में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे होगा? द हेग में हो जाएगा। 11 नंबर बात करेंगे प्रश्न पे कि एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बैंकॉक हो जाएगा। प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का जो आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय है ये बैंकॉक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 चलेंगे। तो परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय मॉस्को हो जाएगा। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो मॉस्को। इंटरपोल का मुख्यालय ये हो जाएगा फ्रांस में, लियोन हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? फ्रांस में हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रमंडलीय राष्ट्र अध्यक्ष सम्मेलन, इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो स्ट्रासबर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है। यूरोपीय क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि यूरोपीय ऊर्जा आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा दोस्तों? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय बगदाद हो जाएगा। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय बगदाद हो जाएगा। 18 देखिए, कह रहे हैं कि एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बैंकॉक हो जाएगा। कहाँ पे? बैंकॉक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क सिटी। और कहाँ पे हो जाएगा इसका मुख्यालय? तो न्यूयॉर्क सिटी हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करेंगे, संयुक्त राज्य की स्थापना, तो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 इसका स्थापना हुआ था। 20 देखिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी। 21 नंबर, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय दोस्तों हो जाएगा जिनेवा हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? तो जिनेवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय ये भी जिनेवा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो जिनेवा हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न बात करते हैं। यहाँ पे जो दिया है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, गैट का जो मुख्यालय है इसका भी मुख्यालय कहाँ पे होगा? जिनेवा हो जाएगा। 25 नंबर बात करेंगे, यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय ये भी जिनेवा हो जाएगा। और 26 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय, इसका भी मुख्यालय जिनेवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहे हैं कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय, इसका भी मुख्यालय जिनेवा है। समझ गए इतना? अब खेलों से संबंधित हम लोग शब्दावली की तरफ चलते हैं। जो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि गूगली चाइनमैन सैंड्रिच किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगली चाइनमैन सैंड्रिच जो हो जाएंगे ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे? तो क्रिकेट से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ड्रिबल, बुकिंग, थ्रो इन, फ्लैग किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से है। ड्रिबल याद कीजिएगा, आया है प्रश्न इस बार। बुकिंग, थ्रो इन और फ्लैग ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो फुटबॉल से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बुल्ली, स्कूप, ड्रिबल, डी। बुल्ली हो जाएगा, स्कूप हो जाएगा, इसके बाद ड्रिबल हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से याद कीजिएगा। किससे? तो हॉकी से। चौथा की बात करेंगे, ड्यूस, कोर्ट, डबल, फॉल्ट, स्मैश, ये चारों चीज याद कीजिएगा। ड्यूस हो जाएगा, इसके बाद दूसरा कोर्ट होगा, तीसरा डबल हो जाएगा और चौथा फॉल्ट और पांचवा स्मैश हो जाएगा। ये जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? तो लॉन टेनिस से है। 5 की बात करेंगे, गैमिट, इसके बाद चेकमेट, तीसरा जो होगा नाइट, चौथा हो जाएगा फीड। ये जो होगा किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? ये किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित हो जाएंगे। 6 की बात करेंगे कि डबल निल्सन, डॉग फॉल, ह्यू, ये देख लीजिए डबल निल्सन, इसके बाद डॉग फॉल और तीसरा ह्यू, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से रिलेटेड है। किससे? कुश्ती से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, टी हो जाएगा, इसके बाद दूसरा की कैडी, तीसरा आयरन, चौथा जीगर, ये चारों चीज हो जाएगा। ये किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। किससे? तो गोल्फ से। 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अस्लैम याद करेंगे, अस्लैम, इसके बाद डम्मी,
ग्रैंड स्लैम तीसरा हो जाएगा। ये तीनों चीज किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज से। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, नॉकआउट। इसके बाद डाउन जिसको बोलते हैं पंच बेल्ट ब्लो, किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से रिलेटेड है। किससे? तो मुक्केबाजी से। और 10 नंबर की बात करेंगे, वाटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जो हो जाएंगे ये तैराकी से रिलेटेड हो जाएंगे। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि डबल डच, स्मैश, लव, नेट ड्यूस किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 बात करते हैं, स्मैश, डबल हिट, नेट फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से हो जाएंगे। किस खेल से? वॉलीबॉल से। और 13 की बात करेंगे, चेज, कॉसलेन, चेजर, एक्टिव किस खेल से संबंधित है? तो खो खो से रिलेटेड है। तो ये 13 चीज आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे 14 है। सबसे लास्ट हो जाएगा होम, डायमंड, फीचर, होम रन, इसके यह जो है किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो बेसबॉल से हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ आप लोगों को बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। हम लोग मिलते हैं ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। मैथ आप लोग को भी कराएंगे, रीजनिंग भी कराएंगे और जीके जीएस भी कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। ठीक है, नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे हैं, मस्त हैं। तो आपके लिए एक नई टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। आप लोग देख लीजिए, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम लोग का जो आज का जो मुख्य टॉपिक रखा गया है वह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हम लोग आज की क्लास में प्रश्नों को करेंगे, अच्छे तरीका से समझकर करेंगे। यहाँ से जो प्रश्न होते हैं भारतीय इतिहास, यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ उस एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। तो आप लोग को इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इस टॉपिक से मैं प्रश्नों को करा देते हैं। और जो भी लुसेंट के बुक हैं उस लुसेंट के सारे निचोड़ जो होंगे आप लोगों को डेली मैं प्रैक्टिस यहाँ पे कराऊंगा, सारे विषय का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, ओके। और जितना हो सके आप लोग इस चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो प्रश्न पहला कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? जो बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सर्वाधिक मान्यता जो है कब मिला है, इसका प्राप्त क्या हो जाएगा? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर, यहाँ पे करेंगे सही बी ऑप्शन, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ये जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बता देते हैं। जो 2500 से लेकर 1750 बीसी, मतलब बीसी के मतलब समझ लीजिए, बीसी के मतलब वही हुआ ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व, ये बीसी का मतलब हुआ। तो 2500 से लेकर 1750 बीसी की काल को किस आधार पर इसकी मान्यता प्रदान की गई है? तो कार्बन डेटिंग, जो कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल को माना गया है। किस विधि पर पूछा जाएगा? तो आप लोग कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर इसको सही कीजिएगा। ठीक है, जो कार्बन डेटिंग जो ये है आधार, ये जो अभी बताएं ये होता क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। जो कार्बन डेटिंग विधि होती है ये जिसमें कार्बन 14 या कह सकते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग भी इसे कहा जाता है। कार्बन डेटिंग जो है इसको रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। प्रश्न जो है हर एग्जाम में आता रहता है। कार्बन 14 की सांद्रता को देखकर किसी कार्बनिक पदार्थ की आयु निर्धारित करने की जो विधि होती है वही कार्बन डेटिंग विधि होती है। समझ गए? प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग दूसरे नंबर पे। दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सकेगा जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। यहाँ पे जो दूसरे प्रश्नों को देखिए, प्रश्न दूसरा जो है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता।
तो हम लोग डी ऑप्शन को यहाँ पे राइट करेंगे। जो क्रीट की सभ्यता है ये सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत नहीं आता है, इसके समकालीन नहीं है। कौन सी सभ्यता? तो क्रीट की सभ्यता। समझ गए आप लोग। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर पे। यहाँ पे देखिए जो तीसरा नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह कहाँ तक विस्तृत है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता अगर देखेंगे तो इसमें पंजाब होगा, इसके बाद राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये जो ऑप्शन डी है ये सही हो रहा है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक इसकी सभ्यता का विस्तार है। ठीक है, तो जरूर याद कीजिएगा, प्रश्न आया हुआ है। चौथे नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े हैं उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये सब ऑप्शन है। तो देखेंगे यहाँ पे जो सुरकोटदा होता है, सुरकोटदा, ये ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ से जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष हैं ये सुरकोटदा से मिले हैं। समझ गए। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जो सुरकोटदा या सुरकोटदा कहा जाता है ये कहाँ पे स्थित है। तो गुजरात के कच्छ के जिले में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, गुजरात के कच्छ के जिले में कौन सा स्थित है, तो सुरकोटदा स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस स्थल में सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल पर जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके जो विस्तार है उसके प्रमाण मिले हैं। तो आप लोग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका जो विस्तार है कहाँ से उसका प्रमाण मिला है। तो आप लोग गुजरात के कच्छ जिला जो है कौन सा, सुरकोटदा, इसको आप लोग सही कीजिएगा। घोड़े की अस्थियों से भी प्रश्न आ सकता है कि घोड़े की अस्थियां एवं एक अनोखी कब्रगाह ये कहाँ पे मिली है। तो ये भी सुरकोटदा आप लोग सही कीजिएगा। सुरकोटदा कहाँ पे हो जाएगा, तो ये गुजरात के कच्छ के जिले में स्थित है। समझ में आ गया। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 5 नंबर पे। यहाँ पे जो प्रश्न 5 है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन ये जो है किस प्रदेश में है। कालीबंगन जो है ये किस प्रदेश में है, तो कालीबंगन जो हो जाएगा ये राजस्थान में हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कालीबंगन कहाँ हो जाएगा, तो कालीबंगन राजस्थान में हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग बता देते हैं, जो कालीबंगा है, ये जो कालीबंगा है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कौन सा, कालीबंगा। तो आप लोग दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जो कालीबंगा है ये कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। एक प्राचीन और एक ऐतिहासिक स्थल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, बढ़ेंगे 6 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 6 नंबर जो प्रश्न है ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में, किस काल की, तो हड़प्पा जो काल है इसकी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो हम लोग यहाँ पे जो सेल खड़ी दिया गया है ये ऑप्शन सही होगा। सेल खड़ी के निर्माण में जो हड़प्पा सेल खड़ी के निर्माण में हड़प्पा काल की जो मुद्रा है उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे देखिए प्रश्न 7 पे। 7 नंबर जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता ये किस युग थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता है। ये यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देखेंगे तो कांस्य इस तरह भी लिखा रहता है, कांस्य युगीन सभ्यता। ओके, तो इस तरह भी आप लोग देख सकते हैं, या कांस्य युग समझिए, दोनों एक ही चीज है। समझ गए। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। प्रश्न हम लोग 8 देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो यहाँ के जो लोग थे वह व्यापार करते थे। यहाँ पे के जो लोग थे ये क्या करते थे, तो ये व्यापार
करते थे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। वही प्रश्न अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है, तो सुतकोटदा से मिला है। कहाँ से मिला है, तो सुतकोटदा से मिला है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, आता रहता है प्रश्न। देखिए यहाँ पे जो सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वह क्या था, कृषि था। क्या था, कृषि था। और यहाँ पे जो दूसरे पशुओं को पालतू भी बनाया जाता था। यहाँ पे दूसरे जो जानवर होते थे, जो पालतू पशु होते थे, उनको बनाया जाता था। समझ गए। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 9 नंबर पे। 9 जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे। हड़प्पा जो सभ्यता था उसके निवासी कैसे थे, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे, शहरी होते थे। कैसे होते थे, तो शहरी होते थे। समझ गए। प्रश्न बढ़ेंगे 10 पे। 10 नंबर जो प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु सभ्यता है इसके घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंटों से बनाए जाते थे। किससे, तो ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के जो घरों के निर्माण में मुख्य सामग्री जो थी वह ईंट थी। मुख्य सामग्री कौन सी थी, तो मुख्य सामग्री ईंट थी। जब हम लोग घर बनता है तो उसके साथ क्या क्या जो मटेरियल होते हैं, वस्तुएं होते हैं, वह क्या क्या लगते हैं, तो एक ईंट लगते हैं। उसके बाद कहेंगे तो सीमेंट का इस्तेमाल होता है, बिना सीमेंट से तो होगा नहीं। पानी की जरूरत होती है। ठीक है, तो ईंट हो गया, इसके बाद सीमेंट हुआ, पानी हुआ, बालू हो गया, इसके बाद जो गट्टी होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो ये सारे मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो जो वहीं हड़प्पा सभ्यता के जो घर का निर्माण हुआ है उसमें से जो सबसे मुख्य सामग्री है वह ईंट ही है। इस ईंट में क्या क्या है, तो मिट्टी, पानी और घास के भूसों से बनाई गई है। ये जो ईंट है ये किससे मिलकर बनाई गई है, तो मिट्टी से मिलकर बना है, पानी से मिलकर बना है, और जो घास के भूसे हैं उससे मिलकर बने हैं। तो ये पहले की थी। लेकिन ऐसा आप देखिएगा वर्तमान समय में क्या हम लोग को देखने को ऐसा मिल रहा है। ईंट जो है मिट्टी से तो देख रहे हैं, पानी का उपयोग हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो घास के भूसे हैं उससे बन रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, ईंटों को बनाने के लिए, ईंटों को जो बनाने में के लिए मिट्टी को अच्छी तरह से गूंथ लिया जाता था, फिर उसमें घास के भूसों को मिलाया दिया जाता था, तब जाकर जो है एक सुंदर सा ईंट प्राप्त होता था। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि सिंधु घाटी के जो सिंधु सभ्यता के जो घर है वह ईंट से बनाए जाते थे। प्रश्न बढ़ेंगे 11 पे। 11 प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये जो है कपास के उत्पादन में, किस वस्तु के उत्पादन में, तो कपास के उत्पादन में हड़प्पा जो वासी थे वह सर्वप्रथम माने जाते थे। समझ गए। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 12 पे। देखिए अच्छा सा प्रश्न है। 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी। चलो याद कीजिएगा कौन थे दोस्तों, तो दयाराम साहनी थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले खोज किए थे। कौन, तो दयाराम साहनी खोज किए थे। 13 देखेंगे प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसको बंदरगाह के नाम से जाना जाता था वह कौन सा था। सुंदर सा प्रश्न है ये। तो ये वह जो था लोथल था। सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर है वह था लोथल था। आगे बढ़ेंगे प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है लोथल का जो उत्खनन स्थल है वह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र जो बंदरगाह शहर है, कौन सा, लोथल हो जाएगा। लोथल जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा, तो लोथल माना जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 14 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कह रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल, सिंधु घाटी के लोग जो हैं ये माप और तौल से परिचित थे। यह खोज जो है कहाँ पे हुई है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो ये जो खोज हुई है दोस्तों ये लोथल में हुई है। ये खोज कहाँ पे हुई है, तो ये खोज जो हुई है लोथल में हुई है। समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 15 पे। यहाँ पे जो 15 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन समाज जो है ये किन वर्गों में विभक्त है। हड़प्पा कालीन जो समाज है ये किन वर्गों में विभक्त है। अच्छा सा प्रश्न है। तो हम लोग देखेंगे तो विद्वान, इसके बाद योद्धा,
व्यापारी और श्रमिक, ये जो है इसमें विभक्त है। किसमें विभाजित है? विभक्त है। तो यहाँ पे विद्वान में, योद्धा में, व्यापारी में और श्रमिक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बी ऑप्शन को राइट करेंगे, सही करेंगे। देख लीजिए, कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो समाज है ये 4 वर्गों में विभक्त है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार, जैसे विद्वान कह सकते हैं, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी, जो आज तक से चलते आ रहा है। समझ गए? 16 देखिए प्रश्न। 16 प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो हो जाएगा वह हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। कौन सा सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न बढ़ेंगे 17, देखिए ध्यान से। 17 प्रश्न अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम स्टार लगा देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो लोग हैं इसका रिलेशन किससे संबंध बता रहा है? तो देखेंगे तो ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण नहीं करते थे, केवल मंदिरों का निर्माण करते थे, मूर्तियों का नहीं करते थे। ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे। ये मूर्तियों का निर्माण करते थे लेकिन मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे। तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, ये सही है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उनका जो सबसे महत्व चीज़ है वस्तुएं जो बनाना, वह हो जाएगा सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण करना, न कि मंदिरों का निर्माण करना। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 18 जो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। आग देख लीजिए यहाँ पे जो सिंधु घाटी की जो भूली हुई जो सभ्यता है इसका अस्तित्व भारत के उप महाद्वीप में समय पूर्व शहरी संस्कृति के रूप में जाना जाता है। और इसकी खोज जो है 1921 के शुरुआत में जो हमारे दयाराम साहनी जी और जो रखलास दास बनर्जी, ये दोनों जो प्रसिद्ध हैं, ये इन्होंने शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज में अपना रोल या कह सकते हैं अपना अहम भूमिका अदा की है। कौन कौन से? तो दयाराम साहनी का नाम जरूर याद कीजिएगा और उसके बाद रखलास दास बनर्जी का नाम याद कीजिएगा। 19 पर देखिए प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार डाल लीजिए इसको। तो हम लोग देखेंगे सी ऑप्शन को सही करेंगे। इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। इन्होंने पशुपति का जो सम्मान है आरंभ किए थे। कि कहाँ के लोग? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग। समझ गए? आगे बढ़ेंगे प्रश्न 20 पे। 20 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? मतलब कैसे थे? उच्च समतावादी या कह सकते हैं दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। सुंदर सा प्रश्न है ये। तो उच्च जो समतावादी थे ये हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। कैसे थे? जो वहाँ की जो सामाजिक पद्धति थी वह उचित समतावादी पद्धति थी। कैसे थी? तो उचित या कह सकते हैं उच्च हो सकता है। 21 नंबर प्रश्न है कि सिंध का नखलिस्तान या कह सकते हैं बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो वह जो पूरा स्थल हो जाएगा उसका जो नाम है मोहनजोदड़ो हो जाएगा। कौन सा? तो मोहनजोदड़ो। आगे देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया है जो पाकिस्तान में सिंध के लरकाना जिले में, पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में, इस जिला का नाम जरूर याद कीजिएगा। कौन सा जिला? तो लरकाना जिला। क्योंकि अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो डीपली प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो कह सकते हैं सिंध की नखलिस्तान अर्थात सिंध, ये जो है सिंधु नदी के एक घाटी के रूप में विकसित हुई थी, जिसकी खुदाई जो है रखलास दास बनर्जी 1922 में किए थे, मैंके 1927 में और जो व्हीलर थे 1930 में इनके द्वारा किया गया था। तो तीनों व्यक्तियों का जो नाम यहाँ पे दर्शाया गया है, अब जो कोटेशन दिया गया है उसे जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 22 पे। 22 प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका जो क्षेत्र का जो आकार था त्रिभुजाकार रेक्टेंगल था। कैसा था? तो इस तरह का था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार था।
प्रश्न बढ़ेंगे 22 नंबर पर। देखिए ध्यान से प्रश्न, अच्छा सा प्रश्न है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ स्थल दिया गया है और एक तरफ नदी दिया गया है। तो बहुत सुंदर सा प्रश्न एग्जाम में आता है। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु हो जाएगा। लोथल भोगवा नदी के तट पर, और कालीबंगा घाघरा नदी पर, घाघरा जो नदी है इसके तट पर जो है कालीबंगा बसा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 24 नंबर पे। 24 प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो होता है प्राप्त कालीबंगा से होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त होता है। देखिए कालीबंगा का जो अर्थ होता है वह काले रंग की मिट्टी की चूड़िया होता है। कालीबंगा का अर्थ की अगर बात करेंगे तो ये काले रंग की मिट्टी की चूड़िया होता है। यहाँ से लकड़ी के हल तथा जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये प्रश्न यहाँ से बन चुका है और हर बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो लकड़ी के हल है या कह सकते हैं जूते हुए खेत का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह कहाँ से हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है साथियों? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसमें बात करेंगे तो कूड़े के बीच में फासला पूर्व से पश्चिम की ओर 30 सेंटीमीटर है। फासला कितना है? तो पूर्व से लेकर पश्चिम कितना है? तो 30 सेंटीमीटर। उत्तर से दक्षिण जो हो जाएगा 1.10 मीटर पर है, ठीक है। इसके अंदर आगिन कुंड भी है, इसके अंदर आगिन कुंड है। और इसे किस प्रणाली से जोड़ा जाता है? तो ब्रज प्रणाली से जोड़ा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस प्रणाली से जोड़ा जाता है इसको? तो ब्रज प्रणाली से जोड़ा जाता है। समझ में आ गया? तो इसे याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 25 प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की, यहाँ पे सिंधु किया गया, सिंधु सभ्यता है, ठीक है, क्योंकि पहले का है। आप लोग सिंधु मत पढ़िएगा, सिंधु सभ्यता है। इसकी ईंटों का जो अलंकरण है ये किस स्थानों से मिला है? तो ये कालीबंगा से ही मिला है। कहाँ से? तो कालीबंगा से ही मिला है। 26 नंबर जो प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो तो पता है सिंध में स्थित हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है मोहनजोदड़ो? तो सिंध में स्थित है। 27 नंबर जो प्रश्न करेंगे बात कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर पाया गया था। तो ये कहाँ पे? तो मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ, किस सभ्यता का देन है? तो सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता में जो बृहत स्नानघर पाया जाता है ये कहाँ पे पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया जा गया। देख सकते हैं यहाँ पे। वहीं महा जो स्नानघर है ये सिंधु सभ्यता के प्राचीन खंडहर, जैसे शहर कह सकते हैं मोहनजोदड़ो में, एक प्रसिद्ध हौज के रूप में जो है ये निर्मित है। वर्तमान समय में ये कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो आप लोग को ही कुछ देर पहले बताएं, ध्यान रखिएगा। 28 जो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रकान मिलता है? सुन, अच्छा सा प्रश्न है। तो जो आगे शिव हैं इनका जो है समतुल्य चित्रकान मिलता है। किसका? आगे शिव का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो होगा सही होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो में जो प्राप्त एक मुहर है जिसको सील बोला जाता है, यह 3 मुंह वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। 3 मुंह वाला जो पुरुष हैं ये ध्यान में बैठे हुए हैं। उनके सिर पर कितने सिंह है? तो 3 सिंह है। ये प्रश्न आया, उनके सिर पर कितने सिंह है? तो 3 सिंह है। बाईं ओर गैंडा है और भैंसा, दोनों चीज याद कीजिएगा। बाई और गैंडा और भैंसा बहुत बार प्रश्न आ चुका है। और दाई और हाथी और व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। तो ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और पशुपति जो है शिव के रूप में माना गया। पशुपति जो है शिव के रूप में माना गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 28 जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पा कालीन स्थल जो था वह गुजरात में था। तो ऑप्शन डी हम लोग सही करेंगे, लोथल था। कौन था दोस्तों? तो लोथल था। आगे देखिए प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के लिए किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो को? तो मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ, मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। 31 प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे देखेंगे प्रश्न जो 32 है कि सिंधु स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बहुत सुंदर सा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग बैल को सही करेंगे। किसका उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का हुआ है।
आगे बढ़ेंगे प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर के नियोजन के लिए, किसके, तो अपने नगर के नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। आगे देखिए प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, कौन सा स्थल जो है भारत में स्थित है, तो लोथल दिया है, ठीक है, लोथल दिया है इसमें दोस्तों, तो लोथल जो है हम लोग का भारत में स्थित है। 35 प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 35 से भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, तो हड़प्पा याद कीजिएगा, कौन सा हो जाएगा, तो हड़प्पा सबसे पहले पुराना खोजा गया था। और 36 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे कि भारत में चांदी की उपलब्धता, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये हड़प्पा संस्कृति से ही मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से ही मिले हैं। तो दोस्तों हम लोग 36 प्रश्न किए अच्छे तरीका से समझ के। कैसा लगा प्रश्न आप लोग जरूर बताइएगा इस वीडियो का, और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग इसी तरह के प्रश्नों के साथ, लुसेंट के पूरा निचोड़ आप लोग को कराएंगे यहाँ पे, तो आप लोग इस चैनल से बने रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।